कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सभी से निवेदन है, सभी प्यारे बाबा की याद में बैठे और बाबा का गीत बजेगा, उसके साथ हम योग करें। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने लिया है। फल उसी का तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी जानते हैं कि हमारे आगरा क्षेत्र के समस्त छोटी बड़ी दीदियों की अलौकिक अनुभव गाथा इस जूम मीटिंग के द्वारा चल रही है, जिसमें हम रोजाना प्रेरणादायी अनुभव सुनते हैं सभी दीदियों से। ये अनुभव गाथा हमारी परम आदरणीय बड़ी बहन जी विमला बहन जी के अव्यक्त मास सितंबर मास के तहत रखी गई है, जो कि सितंबर का महीना अभी चल रहा है और हमारी आदरणीय बहन जी का 28 सितंबर का दिन आने ही वाला है। उसी के अंतर्गत ये अलौकिक अनुभव गाथा रखी गई है, जिसमें हमारे बीच में आज अपने अनुभव शेयर करने के लिए अनूप शहर, गंगा का तट ऐसे स्थान से हमारे बीच में अपना अनुभव सुनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी मंजू बहन मौजूद हैं। हम मंजू बहन आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। आप बहुत अच्छे स्थान पर बैठी हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं, जब वो प्राण तन से निकले, गंगा का तट हो और गंगा जल मुख में हो, तो आपके पास तो केवल स्थूल गंगा जल ही नहीं है, गंगा का तट ही नहीं है, वो सच्चा सच्चा हरि का द्वार भी है और सच्चा सच्चा ज्ञान अमृत जो है वो भी एक ज्ञान को भी गंगा कहा जाता है। तो ज्ञान गंगा के किनारे पर भी है और पानी की जो गंगा है उस गंगा के किनारे पर आप बैठती हैं। आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। मेरे साथ में जो भी दीदियां बहनें जुड़ी हुई हैं, उन सभी बहनों का भी और दीदियों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका लौकिक जन्म स्थान कहाँ पर है, कौन से सन में जन्म हुआ और जब ज्ञान में आए तो कितने वर्ष की थी, कौन से सन में ज्ञान में आए? जी मंजू। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आदरणीय बड़ी दीदी, छोटी दीदी, सभी का मैं स्वागत करती हूँ, हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत सभी के लिए शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को इससे जोड़ने का अवसर दिया। तो मेरा जो जन्म था 1984 में हुआ, जिला बदायूं, और छोटा सा गांव गोपालपुर है जहां पर मेरा जन्म हुआ। और जब मुझे ज्ञान मिला था, जब मैं 7 साल की थी, 7 बरस की थी, और उस समय पर बड़ी दीदी, सबसे पहले मीना दीदी ही ज्ञान में चले थे और उन्होंने ही हमें ज्ञान सुनाया।
और जब हमें ज्ञान सुनाया तो बहुत अच्छा लगता था। दीदी सुनाते थे और मैं बहुत प्यार से सुनती थी। इतना अच्छे से मुझे सुनाया उन्होंने, कोर्स कराती थी। सभी लोग परिवार वाले भी सुनते थे और मैं भी सुनती थी। तो मैंने एक दिन दीदी से पूछा, दीदी ये आप व्हाइट साड़ी क्यों पहनते हो? तो बोले ये ब्रह्मा कुमारी बहनों की ड्रेस है। तो फिर मैंने उनको बोला, दीदी मैं भी आप जैसे ही बनना चाहती हूँ। अब आप मुझे बताओ मैं कैसे बनूं? तो दीदी गुजरात जाने का समय आया, दीदी गुजरात चले गए और गुजरात में फिर दीदी मेरे को पत्र लिखती रही और मैं उनकी पत्र को पढ़ती रही। और कक्षा 2 से ही दीदी ने मुझे पत्र लिखना भी सिखाया। और फिर दीदी ने मुझे क्या लिखती थी, पत्र में बस मुरली ही लिखती थी। और वो उस मुरली को मैं अपनी माताजी को भी सुनाती थी और मैं खुद भी पढ़ती थी। फिर उसके बाद में मैंने दीदी को बोला, दीदी मुझे सेंटर देखना है, ये कैसे सेंटर होते हैं। फिर दीदी मुझे गुजरात भी ले गए और मुझे गुजरात में दीदियों से मिलाया। जो बड़ी दीदी थी, डभोई सेंटर था, वहां पर दीदी ने मुझे बड़ी दीदी से मिलाया, ज्योति दीदी उनका नाम था। और फिर मैं दीदी से मिली और दीदी ने मुझे गोली भी खिलाई और मुझे दीदी दृष्टि भी दी। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दीदी ने मेरे से कुछ प्रश्न पूछे कि आप बताओ, आप ये बाबा के ड्रेस पहनना अच्छा क्यों लगता है, क्यों बनना चाहते हो ऐसा? मैंने कहा ये दीदी मेरे को अच्छी लगती है और दीदी से मुझे अति प्यार है, तो मैं दीदी जैसा ही बनना चाहती हूँ। तो उस समय पर दीदी ने मुझे कहा कि मंजू बहन एक ही साड़ी मिलेगी तो चलेगा? मैंने कहा जी दीदी एक साड़ी पहन के रह लेंगे। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि कभी कभी मंजू बहन खाना भी नहीं मिलता है, चलेगा? मैंने कहा बाबा को जीवन दिया है दीदी, तो इन सारी बातों को सोचना ठीक नहीं लग रहा। मैं तो बाबा की बनूंगी। और मैं बाबा के ज्ञान में धीरे धीरे चलती रही और दीदी मुझे समय समय पर प्रेरणा भी देती रही। जब मैं कहीं अटकती थी तो दीदी से मैं पूछा करती थी कि इसके बाद मुझे क्या करना है, कैसे करूं? तो दीदी मुझे अपना सुनाते रहे और दीदी मुझे आगे भी बढ़ाते रहे। और दीदी बाबा का जब ज्ञान मिला तो बाबा का जो बनी आप, तो आपको क्या अच्छा लगा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय में, जिसके कारण आपको ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाना अच्छा लगा? जी दीदी खींच हुई ब्रह्मा कुमारी बनने की, बाबा का बनने की। जी। हम्म। तो फिर दीदी ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। फिर मैं योग कर बहुत योग करती थी। फिर मैं कहती थी दीदी कि आप ये बताओ कि आप सेंटर पर कैसे रहते हो? फिर दीदी ने मुझे और बड़े अच्छे से याद करते रहते थे और मैं थोड़ी सुनाती थी। ज्ञान तो मुझे प्राप्त हुआ। हेलो हेलो। हाँ। और गुजरात से हम लोगों को ज्ञान मिला था। दीदी ने हमें गुजरात से, जब दीदी ने हमें भी गुजरात के ही सेंटर सबसे पहले दिखाए थे। अच्छा। फिर मैं जरा वो थोड़ा सा भगवान को मतलब कैसे याद करूं, क्या करूं विघ्न के समय पर, तो दीदी उसी समय पर और दीदी पत्र लिखते थे कि इस प्रकार से मैं योग करती थी और उसी तरीके से विघ्न भी खत्म हो जाते थे।
दीदी ने मुझे फिर माउंट आबू भी ले गए घुमाने के लिए। फिर वहां मुझे दीदियों का, दादियों का चलना, उठना, बैठना मुझे बहुत पसंद आने लगा। और मैं बोली दीदी मुझे तो ऐसा ही बनना, संसार में नहीं, बस बाबा का ही। फिर दीदी ने बहुत से मतलब दीदी ने समझाया कि जब सौगात बनने का समय आया तो दीदी ने कहा कि दृष्टि लेते जाना और सौगात लेके आना। मैं सौगात लेने के लिए गई तो थोड़ी खुशी तो होती है ना उस समय पर। हुई तो मैं जब लेने गई तो सौगात लेते समय मतलब मैं भूल गई थी कि मुझे दृष्टि भी लेनी है। फिर मुझे याद आया कि अरे दीदी ने कहा कि दृष्टि लेनी है, तो मैं दृष्टि लेने के लिए मैं प्रकाशमणि दादी को देखने लगी। दादी समझ गए कि बच्ची दृष्टि ले रही हूँ, तो दादी ने कहा बच्ची दृष्टि लेना भूल गई थी। मैंने कहा जी दादी। दादी ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। अनुभव वो इतना अच्छा हुआ। ये कब की बात है, कितने साल पहले की बात है ये? ये दीदी ऐसा हुआ मुझे जब ज्ञान में निकली थी उस समय पर। कब निकली थी ज्ञान में, कौन से साल में? ज्ञान में दीदी में निकली थी 1998 में निकली थी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर और दादी से मुझे मिलने के बाद इतना अच्छा लगा कि अब तो मुझे बाबा का ही बना। और ऐसे शांति मुझे प्रकाशमयी दादी जी से ऐसे लगा कि बस मुझे सब कुछ मिल गया। और फिर मैं धीरे धीरे बाबा के श्रीमत की जो मुरली कहती थी मैं उसी अनुसार फिर मैं चलती रही। और बाहर का पहले से नहीं खाते थे। गुजरात में रहती थी? गुजरात में रहती थी? नहीं, फिर हम देश में आ गए, अपने घर पर आ गए थे। अच्छा। 2 साल में रही थी गुजरात में। सेंटर पर कौन से सन में रहना शुरू किया? 2004 में। 2004 में? जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 2004 में कहा अनूप शहर में ही रहना शुरू किया? एक रेरा में। अच्छा, जिला। अच्छा। तो वहां पर गुरु पूर्णिमा वाला दिन था जिस दिन मैं सेंटर पर आई। तो मैं जब सेंटर पर आई तो माता जी से बोला, मैं माता जी मैं 8 दिन के लिए सेंटर पर जा रही हूँ। हो गई। माता जी ने सोचा 8 दिन में ये आ ही जाएगी। लेकिन जब लगाव भी था और बाबा से भी प्यार था, दीदी समझाया कि मंजू बहन घर में जीवन नहीं बनता, सेंटर पर रहो। तो मैंने कहा दीदी 8 दिन के लिए बोल के आई हूँ माता जी से, कैसे करूँ? बोले संभाल लूंगी, आप बैठो सेंटर पर रहो। फिर मैं सेंटर पर रही और फिर एक के बाद माता जी के पास मुझे 8 दिन के लिए भेजा गया। दिन हो गए और मैं वहां से चल दी। तो माता जी ने कहा 8 दिन ही रहोगी, इतना समय में आए हो? मैंने कहा दीदी ने कहा है, दीदी का कहना तो भगवान का कहना है और मैं जरूर जाऊंगी, मैं आपके पास नहीं रुकूंगी, आपके पास मेरा मन नहीं लग रहा। फिर आ गई। बाद में मैं घर जाने के लिए तो बिल्कुल ही मना करती थी, दीदी मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ ही रहने दो। यहाँ हरदागंज के कनेक्शन में कब से हो? अनूप शहर में? अनूप शहर में जब सेवा केंद्र हमने खोला 2007 में खोला था यहाँ पर। अच्छा, अच्छा। जब बाबा की बनी, लौकिक घर को छोड़ करके आई, लौकिक परिवार को छोड़ करके आई, बाबा के घर में जीवन जीना आपने प्रारंभ किया, समर्पित जीवन, तो आपको विघ्न आए? विघ्न तो आए थे। विघ्न आए तो कौन कौन से विघ्न आए, कैसे सामना किया, वो सुनाओ। वो चाचा जी की तरफ से विघ्न आए थे और मम्मी पापा का कोई विघ्न नहीं था। अच्छा।
उन्होंने क्यों बिगड़ डाले? उन्होंने ये डाला कि सभी बाबा की बनेंगे, सभी साधु बनेंगे, सभी सन्यासी बनेंगे, ऐसे बोलते थे वो। क्या आप हम्म, लोगों आपके पिताजी के पास पैसा नहीं है जो आप शादी नहीं कर सकते? हमने हम्म, कहा लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। हम्म, तो दीदी ने बहुत अच्छे से मतलब समझा रखा था। तो मैं बोली मैं कि आप ये बताओ आपको बाबा की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता क्या? तो हम्म, बोले हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी ही हमें जीवन जीना है। कहाँ तुम साधु सन्यासियों के चक्कर में चली। तो हम्म, दीदी के पास भी नहीं रहने देते, दीदी से बात भी नहीं करने देते थे। हम्म, तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैं चाचा जी से बोली चाचा जी एक बात बताओ, हम्म, आपके बड़े और आपसे बात ना करे तो कैसा लगेगा? और आप उनके पास ना बैठे तो कैसा लगेगा? हम्म, तो बोले बच्चे ज्यादा नहीं बोलते बेटा। हम्म, उन्होंने ऐसे बोल के बात को टाल दिया। लेकिन मुझे दीदी से लगाव था, मैं कैसे भी करती थी और दीदी के पास जरूर बैठती। और हम्म, जहां वो बैठते देखते थे तो कहते थे ये काम ऐसे करो और ऐसे करो। मैंने कहा अभी कर रही हूँ। उनको भी संतुष्ट किया और दीदी के पास भी बैठती थी। लेकिन उनके बहुत, सामने हम्म, लेकिन बाबा को याद करती थी और बाबा को याद करके उनको चाय बना के दे देती थी और बस वो चुप हो जाते थे। और फिर मैं दीदी से अपनी बात करती थी। लेकिन बात ये करते थे हम सिर्फ मुरली के विषय में ही बात करते थे। हम्म। लेकिन चाचा को डर था कि ये बाबा की बन जाएगी। अच्छा, तो ये परिवार में ज्ञान में कौन कौन चलते हैं? ज्ञान में दीदी सारा परिवार चलता है। सारा मम्मी परिवार। पापा हाँ। 5 बहन 5 बहन और 5 हम्म, बहन। पांचों बहनें चलती हैं ज्ञान में? जी दीदी। सब समर्पित हैं? नहीं, 2 अपने उसमें गृह में हैं और हम्म, 3 बहनें हम इसमें आ चुकी। क्योंकि बड़ी दीदी मीना दीदी थे। अच्छा। दूसरे और तीसरे नंबर वाली बहन की शादी हो गई और पहली बहन की शादी हो गई। अच्छा, एक मीना बहन और एक आप, तीसरी बहन कौन सी है ब्रह्मा कुमारी? एक मीरा बहन है। मीरा बहन कहाँ रहती है? सेंटर पर ही रहती है, दूसरे वाले सेवा केंद्र पर है। अच्छा अच्छा, कहाँ पर? वो गीता पाठशाला है, जिला अमरोहा में पड़ता है। अच्छा अच्छा, जी बहुत दीदी। अच्छा। तो मीना बहन आपकी बड़ी बहन थी? जी। मम्मी पापा सभी चलते हैं ज्ञान में? भी ज्ञान में चलते थे। मौसी भी चलती थी, मामा जी भी चलते थे, मामी भी चलती थी। आपको ये जीवन इस कैसा लगता है? आ? कैसा लगता है ये जीवन आपको? दीदी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। गंगा के किनारे रहती हो, गंगा के किनारे पर तो भक्त आत्माएं आती हैं, गंगा स्नान करने आती हैं, और भक्ति का गढ़ होता है, वहां पर आप सेवाएं कैसे करती हैं? उनको हम प्रदर्शनी लगाते हैं और प्रदर्शनी पर फिर हम उन लोगों को समझाते हैं। तो हम कहते हैं सुनते हैं? उनकी जी। हाँ। फिर प्रदर्शनी समझा करके उनको समझाते हैं कि एक गंगा जी यहाँ पर है, ये ज्ञान की हम्म, गंगा है और वो ज्ञान की गंगा है। आप जहाँ गंगा जी नहा रहे हो। हम्म। वो भी सुनने में अच्छा लगता है और वो अपना भी रखते हैं। अच्छी क्लास चलती है वहां पर फिर? बाबा के कितने बच्चे हैं वहां पर? स्टूडेंट कितने हैं गंगा के किनारे पर? ऐसे होंगे कोई रेगुलर तो ज्यादा नहीं है, रेगुलर तो 40 लोग होंगे। अच्छा, वैसे संपर्क वाले? संपर्क में काफी लोग हैं संपर्क में। अच्छा, लेकिन दीदी के जाने पर हुआ है दीदी। बहुत अच्छा। बाहर से भी लोग आते होंगे, वो भी बाबा का संदेश लेकर के जाते होंगे वहां से? जी दीदी, बहुत लोग आते हैं बाहर से भी। और फिर जो गंगा नहाने के लिए भी आते हैं और उनको झंडा दिखाई देता है तो बोलते हैं आकर के हम दीदी आज हमने मुरली नहीं सुनी है, हमें मुरली सुनाओ। फिर वो अच्छा, आके मुरली सुनते हैं। हाँ। बहुत कभी अच्छा। कभी तो बस ये
कभी गाड़ी भर के आ जाती है, ऐसे आते हैं। मीना बहन ने शरीर छोड़ा, एक्सीडेंट हुआ था, तो आपके सामने तो ये बहुत बड़ी एक समस्या थी, परिस्थिति आई थी, तो उसको आपने किस प्रकार से पार किया, सहन किया, या उसका सामना किया, उस परिस्थिति का वो अनुभव सुनाओ। दीदी जी वो अनुभव से ही सुनाते सुनाते भी थोड़ा ऐसा लगता है कि कैसे सुनाऊं, बहुत दुख होता है सुनाने में भी नहीं, दुख तो कि होता है। घटना ही। हाँ, वो अनुभव सुनाओ थोड़ा सा, क्योंकि देखो सभी जो बहनें जुड़ी हुई हैं, दीदियां जुड़ी हुई हैं, इन्होंने तो सुना नहीं है कि बस ये खबर मिली थी कि एक्सीडेंट हुआ है और मीना बहन ने और 3 लोगों ने शरीर छोड़ा, 2 भाई ने और 1 बहन ने, लेकिन सबको पूरा पता नहीं है। आप उस परिस्थिति के सामने आपके सामने है वो, तो वो आप थोड़ा सा सुनाओ। जब मैं दीदी घर पर ही थी, मैं माता जी के पास, हम्म क्योंकि पिताजी ने शरीर छोड़ा था उस समय पर, हम्म तो दीदी यहाँ सेंटर पर थे और मैं घर पर थी। हम्म तो दीदी कि मैं घर पर आ रही हूँ, हम्म तो मैंने कहा कि दीदी आप सेंटर पर ही रहो, आप यहाँ मत आओ। हम्म क्यों आ? दीदी ने कहा कि बहन मुझे माता जी से मिलना है। हम्म तो फिर जब उन्होंने कहा तो फिर वो सेंटर छोड़ के और वहां घर पर पहुंच गए थे। हम्म और जब उधर से आ रहे थे तो भी मैंने कहा दीदी आज ना जाओ तो अच्छा रहेगा, कल चले जाना। हम्म दीदी बोली नहीं, सेंटर पर प्रोग्राम है और जाना ही पड़ेगा मुझे, मुझे जाने को नहीं। तो मैं चुप रह गई और दीदी गाड़ी पर बैठे और आ गए। जब आ गए तो मुझे ये पता 2 घंटे 1.5 घंटे में दीदी रास्ता मतलब पूरा हो जाएगा। हम्म तो हो गए तो मुझे लगा जैसे गाड़ी फिसलती है, उसकी आवाज मेरे कानों में आई। हम्म मैं बैठी थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गाड़ी बाहर किसी की फिसल गई होगी। तो मैंने उठा, लेकिन गाड़ी नहीं थी। तो फिर मैंने छोटी बहन से पूछा कि किसी की गाड़ी निकल के गई? बोले नहीं गई। आप दीदी गाड़ी पर गए हैं, आप जानो आप कैसे करोगे। दीदी को मैंने कॉल किया, दीदी ने फोन नहीं उठाया, घंटी बराबरती रही। दोनों भाइयों के फोन पर घंटी और घंटी पूरी पूरी जा रही थी, लेकिन घंटी कोई फोन नहीं उठा रहा था। उस समय 2 घंटे हो गए थे। फिर मैंने शायद ये सेंटर पर जाके ही फोन उठाए, रास्ते में देखे। तो उसके बाद फिर दीदी को मैंने फिर आधा घंटे के बाद फिर मैं फोन मिलाती हूँ 6:30 बजे पर। तो मैंने फिर दीदी को कॉल किया। मैं बोली मैं दीदी तो कभी 1 घंटे जाने के बाद दूसरी घंटी नहीं ऐसे नहीं उठा रही। तो दीदी ने जब फोन नहीं उठाया तो फिर मैंने घर पर यहाँ सेंटर पर ही किया, बहनों को फोन किया, आप ये बताओ दीदी पहुंच गए? बोले दीदी अभी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मजाक में कह रही हैं कि दीदी अभी नहीं पहुंचे। तो मैं बोली लगतीस बहन आप कैसे बोल रहे कि अभी दीदी नहीं आई है, दीदी पहुंच गई होंगी, पूरा टाइम हो गया, इतना समय तो लगता ही नहीं है जितना। तो बोले दीदी आई है, हम सच बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में मैंने सोचा शायद प्रोग्राम है, कल योग भट्टी रखी गई है, तो शायद ऐसा होगा कि कहीं भाई बहनों से किसी से कहने के लिए आई हूँ, कहीं किसी के पास पहुंच गई होंगी, इस वजह से टाइम हो गया। फिर दीदी करने बैठ गई, 6:30 बज गए थे। और ये रही मैं, मुझे बाबा तो याद नहीं आ रहा, लेकिन दीदी ही मुझे याद आ रही थी। और मैं कहती थी बाबा मैं याद कर रही हूँ और दीदी मुझे क्यों याद आ रही है। जब 7:30 बजे का मेरे पास फोन जाता है कि दीदी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, आप कहाँ हो? मैं हूँ।
और कैसी चोट लगी है, क्या हुआ है? तो ये बोली मैंने कि दीदी तीनों में से कोई भी नहीं रहा। हम्म, तो बहुत धक्का सा लगा और मैं किसी से भी नहीं बोला और मैं चुप रही। हम्म, फिर उसके बाद दीदी फिर गाड़ी के निकलवाना और सभी लेकर के मुझे आ गई। और आते ही फिर हमने देखा कि दीदी कहीं मिलेंगी हमें। मैंने सोचा मैं शायद चोट लग गई होगी तो चलो इलाज हो जाएगा, लेकिन ये पता नहीं थी कि दीदी ऐसी चले जाएंगी। हम्म, तो उसके बाद फिर जब हम बैजू आए फिर हमने फोन किया तो पता चला कि आप वहां आगे मत जाओ, यहाँ ही आ रहे हैं। तो 11:30 बज चुके थे जब दीदी मेरे वहां पर बैजू पहुंची कील घर में। वहां पे हमने पुलिस वालों से कहा कि हमारी दीदी को हमें दिखा दो, लेकिन उन लोगों ने हमें दिखाया नहीं। रात को 11:30 बजे। रात को 11:30 बजे और हम्म, उन्होंने पैक किए गए थे बॉडी को और हमें देखने को तो मिला ही नहीं। फिर मुझे सब लोग समझाते रहे और मैं अपने आराम से फिर बैठी रही। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। फिर तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि कैसे करना चाहिए, क्या करूं, क्योंकि घर में मुझे ही देखना था, क्योंकि माता ये भी सब ड्रामा है, और जिसका जब तक का पार्ट है उतना पार्ट बजाना ही है। जो हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है। और मीना बहन बहुत अच्छी थी, हमारे हाथरस में भी रही थी, उन्होंने सेवाएं दी थी काफी समय तक। और मेरे साथ में वो पड़ियागंज भी, क्योंकि हाथरस से पड़ियागंज का कनेक्शन था बहुत वर्षों पुराना, तो वहाँ पड़ियागंज में भी मेरे साथ रही थी मीना बहन। और कुछ समय अकेली भी रही थी और मेरे साथ भी रही थी। बहुत अच्छा उनका पार्ट था। और उन्होंने पहले ही आपको तैयार कर दिया, क्योंकि पता है उन्हें जाना है और यहाँ कोई चाहिए, तो इसलिए आपको पहले से ही उन्होंने तैयार करके रखा सेंटर संभालने के लिए। तो आप वहाँ उनकी जगह पर सेंटर संभाल रही हैं। आपने बड़ी बहन जी को देखा, बिमला बहन जी को? जी एक बार मुझे माउंट आबू गई थी मैं, तब हाँ। उस समय भद्रगंज वाले भाई साहब हैं, उनका जन्मदिन था। हम्म, वो जन्मदिन मनाया था उस समय पर, तो दीदी भी आई थी। हम्म, बड़ी दीदी के द्वारा ही केक काटा गया था, उसमें हम लोग गए थे। दीदी ने हम्म, हम सब बड़ी दीदी की है, तो सभी लोग हम वहां पर देख रहे थे। तो मैं पूछ रही थी दीदी ये कौन सी वाली दीदी है? तो हम्म, जब मीना दीदी ने मुझे परिचय दिया कि हम्म। ये दीदी है, अच्छा। ये दीदी तो बहुत अच्छी लग रही है, ये दीदी बहुत अच्छा इनका स्वभाव लग रहा है। तो बोले हम्म, हाँ मंजू बहन ये और अच्छी पालना देती हैं बहनों को। हम्म। उस मैंने दीदी जी को देखा। अच्छा, एक बार देखा बड़ी बहन जी। हाँ कोई दादियों के साथ का कोई अनुभव हो तो अनुभव सुनाओ, क्योंकि 98 से तुम बाबा की बनी हो, बाबा के घर मधुबन में कई बार गई होंगी, तो कोई जी। दादी के साथ का अनुभव हो तो वो भी सुनाओ। जब मैं सेंटर पर आ गई थी 2004 में, तो दीदी हम्म, मुझे फिर से वापस आने के लिए ले गई थी। हम्म, और कह रही थी दीदी जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे ऐसे अनुभव हुआ था, इस बार तो कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, हम्म, क्योंकि आज आपका योग कम लगा होगा इसलिए आपको अनुभव नहीं हो रहा। हम्म, जाओ करके। तो मैं बाबा के कमरे में गई और बाबा से मैंने अपने मन की बातें कहा। हम्म, मेरी मन की बात जो मैं अंदर से परेशान हो रही थी। हम्म, और के बाद में बाबा ने मुझे ऐसा अनुभव कराया कि एक लाइट जैसे ऊपर से आती है और वो आके एकदम जैसे इतनी शांति उसकी अनुभव हुई जो मेरे मस्तक में आकर के एकदम की ओर चली गई। हम्म, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं दीदी से पूछने लगी, मैं दीदी आप ये बताओ कि एक लाइट सी आई और वो मस्तक को चूम करके चली गई, तो कैसे मतलब
ये क्या था? तो दीदी ने कहा ये बाबा की लाइट थी और बाबा का आपको अनुभव हुआ है। फिर दादी जी रतनमयी जी थी और मैं उनसे मिलने के लिए गई दीदी जी के, और दीदी जी ने फिर मुझे मिलाया दीदी से, दादी जी से। करके फिर हम तो दादी जी का भी मुझे स्वभाव बहुत अच्छा लगा कि मुझे अपना जीवन दादी जी से मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर दादी गुलजार दादी से भी मुझे दीदी ने मिलाया और उनके हाथ से मैंने टोली भी खाई और उन्होंने मुझे फिर अनुभव भी मतलब सुनाया था। जब क्लास हो रही थी तो क्लास में बड़ा अच्छा सा लग रहा था। मैं कह रही थी दीदी ये अनुभव कैसे सुनाते हैं? बोले जो हमें ज्ञान योग में अनुभव होता है वो ये प्रैक्टिकल सुनाया जाता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रैक्टिकल माना कि हमें अपने जीवन में जो अनुभव हो रहा है हमें अनुभूति बाबा की भी होनी चाहिए। तो बाबा की मुझे जब अनुभूति होती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अभी मुझे एक सम्मान बहुत अच्छा लगता है करने का, क्योंकि सूरज भाई भी क्लास करा रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास उन्होंने कराया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आज भी उसी को ही करती हूँ जब भी मेरा मन शांत होता है। बहुत अच्छा। वर्तमान समय में ये करती हैं पुरुषार्थ आप? दीदी अपना जो रेगुलर है 2 बजे से मैं उठती हूँ, क्योंकि जिस दिन से दीदी ने शरीर छोड़ा है उस दिन से मुझे 2 बजे मेरी आँख खुल जाती है और मैं 2 बजे से ही उठ के फिर आपको याद करती हूँ 4:30 बजे तक। 4:30 बजे तक करते हैं 2 बजे से? बहुत अच्छा अच्छा पुरुषार्थ है। और बाबा की वाणी का भी अध्ययन किया करो। अव्यक्त वाणियों का जो भट्टी चल रही है ना मधुबन में, उसमें विशेष आशा दीदी ने और बड़ी दीदियों ने जो अनुभव सुनाए कि अव्यक्त वाणी जो है बाबा की शुरू से 1969 से लेकर के उन मुरलियों का अध्ययन करना हर एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। उन मुरलियों का अध्ययन करना, क्योंकि टीचर जब अध्ययन करेगा तब दूसरों को शिक्षण दे सकेगा। तो उसका बहुत अनुभव करना, अभ्यास करना है, तो पढ़ना है अव्यक्त मुरलियां। तो पुरानी मुरलियां थी बाबा की, अव्यक्त मुरलियां, उनका अध्ययन करना। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो आने वाले भाई बहन उनके लिए? मुझे वैसे अव्यक्त वाणी पढ़ना ही अच्छा लगता है दीदी, और मैं उसी से ही मैं अपने को चलाती हूँ। जब या कोई मेरे से प्रश्न पूछता है तो अपनी सीधी आती हूँ और मुरली से मुझे जो जवाब मिलता है उसी श्रीमत के अंदर आप भी बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू बहन, आपने अपना अनुभव बड़े धीरज से और बड़ी शालीनता के साथ सोच समझ करके सूझबूझ के साथ अपना अनुभव सुनाया। और आप ऐसे ही सदा आगे बढ़ती रहें। गंगा का तट तो है ही और ज्ञान गंगा भी साथ में है, दोनों ही तट आपको मिल गए हैं। और गुलजार दादी जी के हाथ से आपने टोली खाई, ये तो अद्भुत है, महान सौभाग्यशाली की बात है। भगवान के रथ के द्वारा जिसको मिल गया, ये सौभाग्य प्राप्त हो गया, उससे ज्यादा और किसी का हो नहीं सकता इस संसार में। तो आप बहुत भाग्यशाली आत्मा है, महान आत्मा। तो आपको बहुत बहुत थैंक, शुक्रिया। गए भी थे और बहुत अच्छा लगा वहां पर गंगा के किनारे पर कविता दीदी के साथ गए थे। तो 2 शब्द से अनुरोध करूंगी दीदी, आप मंजू बहन के लिए बोले। आप आदरणीय कविता दीदी। ओम शांति।
ओम शांति। मंजू बहन ने हिम्मत का कदम उठाया है और बाबा ने और हमारी मीना बहन ने बहुत बड़ा जिम्मेवारी का ताज इनको लगाया है। और जब हम गए थे तब तो आप थोड़ी गम में डूबी हुई थी, लेकिन बाबा ने आपको अपनी बेगम बनाया है। और बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाई। शायद आप बाबा के घर सेवाओं में समर्पित होने में लेट कर रहे थे, तो ये सारा परिदृश्य ने आपको शीघ्र बाबा के घर बुला दिया। और मैं चाहूंगी कि अपनी जो कमलेश बहन है, सत्य प्रकाश भाई हैं, जो आपके अनूप शहर सेवा केंद्र के निमित्त हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनकी गाइडलाइन में जैसे मीना बहन चलते थे, ऐसे आप अपनी सब लेन देन करते आगे उन्नति को पाते रहेंगे। और बाबा का हाथ और साथ, जैसे हमारी भावना दीदी ने बताया, गंगा का तट है, गंगा आप हैं, तो ऐसे आपका मन तीर्थ बना रहे और आपका मन प्यारे बाबा की यादों में डूबा रहे। और हमारी जो मीना बहन और जो सेवाधारी भाई थे, वो भी अथक सेवाधारी थे वहां के कुमार भाई, उनकी जो अरमान है अनूप शहर के लिए, उनको आप पूरा करती रहें, बाबा के अरमानों पर खड़ी रहें। ऐसे आपके स्वर्णिम भविष्य की हम मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव साझा किया और मंजू बहन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अभी मैं आदरणीय बड़ी दीदी सीता दीदी से अनुरोध करूंगी कि, क्योंकि दीदी मीना बहन को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, बचपन से ही दीदी ने उनको पालना दी थी और आगे बढ़ाया था। तो मैं आदरणीय दीदी से अनुरोध करूंगी कि दीदी आप कुछ शब्द हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कौन मंजू बहन? ओम शांति। पहली बार देखा है जूम मीटिंग के द्वारा। मैं सोच रही थी कि मंजू बहन कौन है अनूप शहर में, तो थोड़ा सा ध्यान आया, क्योंकि जब ये बहुत छोटी थी इसको याद भी नहीं होगा। तो इसकी मंजू बहन की जो मासी है वो हाथरस में ही रहती थी, मौसा जी और मौसी जी, और बड़ी बहन और बहनोई वो भी हाथरस में ही रहे हैं। तो मीना बहन, जिनके लिए मैं तो ये कहूंगी कि अंत भला तो सब भला, पहले पहले बहुत ज्यादा भटकती रही। कभी गुजरात में भी शायद इनकी मौसी रहती थी, जिसके कारण इनका वहां जाना रहना हुआ, और बाद में फिर अपने उत्तर प्रदेश में ही आ गई है। लेकिन उस टाइम जो है वो स्थिरता नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी जो है लास्ट में आकर के और एक अनूप शहर में अपना यादगार के रूप में बना के गई और सेवाएं की, और एक बहन को जो है वो तैयार करके गई। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मंजू बहन, वो मीना बहन ने जो कुछ किया है, सेवाएं की हैं और बाबा के ज्ञान में जो है अडिग रही, तो इसी प्रकार से हमारी मंजू बहन, क्योंकि आज हम तो जूम मीटिंग के द्वारा ही मिल रहे हैं, बाकी सन्मुख में कभी मिलना नहीं हुआ। बहुत ही छोटी सी थी, मैं समझती हूँ, जो कह रही है 7वीं क्लास में मैं पढ़ती थी तब ज्ञान में आई। तो इनकी मम्मी जो है सारे परिवार को हाथरस में लेके आई थी और कुछ कार्यक्रम था यहाँ पर, तो उसके हिसाब से इसकी मौसियां भी कई रही, बहनें भी कई रही, लेकिन उसमें से 2-3 बहनें बाबा की बच्ची बन गई और बाबा के कार्य में सहयोगी बन गई। और इसी प्रकार से सहयोगी बन करके और देह से देह के सब संबंधों से नष्टोमुहा बनते हुए बाबा के कार्य में सेवा में अथक होकर के ये भी अच्छी बात सुनाई कि जब से मीना बहन ने शरीर छोड़ा है तो रात्रि को 2 बजे उठ जाती है। ये भी कमाल की बात है, 2 बजे उठ जाना और 4:30 बजे तक बाबा की याद में बैठना, ये बल बहुत बड़ा है। और इस बल से जो है वो सदा आगे बढ़ती रहना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत थैंक्स। बीज कभी निष्फल नहीं होता है, बीज पड़ जाता है और कभी ना कभी जब उसको धूप पानी हवा मिल जाती है तो अंकुरित हो जाता है। तो वो अंकुरित हो गया, बीज पड़ गया बचपन में। जैसे मेरे पास कोई बच्चे को लेकर के आता है ना,
तो मैं सेंटर पर जब बच्चे को लाएंगे कि दीदी इसका नाम रख दो या कुछ मिलाने के लिए लाएंगे, दिखाने लाएंगे, तो मैं पहला पाठ सबसे पहले पढ़ाती हूँ उस बच्चे को कि तुम आत्मा हो, तुम्हारी ये गाड़ी है, ये तुम्हारे शीशे देखने के, कान तुम्हारी खिड़कियां हैं, ये हॉर्न है, ये साइलेंसर है, पेट पेट्रोल टंकी है। मैं कहती हूँ पहला पाठ तेरा पक्का हो गया, अब जब बड़ा हो जाए तो दूसरा पाठ पढ़ने आना। तो ऐसे ये रहता है कि बीज तो पड़ ही जाए, जब बीज पड़ जाएगा तो एक ना एक दिन तो वो अंकुरित होगा ही होगा। ये भैया जी से मैंने सीखा था, भैया जी पढ़ाते थे, तो अंकुरित हो गया है और मंजू बहन के रूप में और सेवाएं दे रही हैं। आप सभी दीदियों का बहुत बहुत थैंक्स, मंजू बहन का बहुत बहुत थैंक्स। और ये हम कल 4 बजे तक के लिए निकलेंगे और बाबा की याद में बैठ करके आज का ये अनुभव सत्र पूरा करेंगे। ओम शांति। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को सवारे, योग ही जिंदगी को सवारे। अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, बोल वरदान बन जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रूप चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। ओम शांति। ओम शांति।